हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी पेपर जो कक्षा 10 का है उसको आज हल कराएंगे और बताएंगे कि कैसे क्या होता है। इस पे जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो नियम रूल होते हैं, वो ये आपका पेपर जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा भी है, पूर्णांक 70 का होता है बच्चों। ठीक है, नोट में लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ व खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनके ऊपर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं, यानी कि OMR सीट पे जिसके उत्तर हमको देना है। इतनी चीज़ समझ में आई बच्चों। और क्या है, फिर लिखा है बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्नों के सन्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। कहने का मतलब है 20 नंबर का आपका विकल्पी होगा पेपर और 20 नंबर का 50 नंबर का आपका लिखित में पेपर होगा। तो 20-50 हो गए आपके 70। इस तरीके से 70 नंबर का पेपर है बच्चों। यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है बच्चों, अब हम ध्यान देते हैं, हमारा पहला प्रश्न चालू होता है बच्चों। ये यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके लेखक कौन है, तो हम सिंपल सी बात सभी लोग जानते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित गए। जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को लिखा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने जैसे ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि इस प्रकार से बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। आकाशदीप उनकी कहानी है। उसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी एक नाटक लिखा है, यानी ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। दूसरा है बच्चों, दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सी पत्रिकाएं संपादित की हैं। ठीक है, जिसमें आपकी सरस्वती पत्रिका है, ये सन 1903 ईस्वी के बाद इसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित किया है। 1903 के पहले इस पत्रिका के संपादक जो रहे हैं वो आपके मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं। अतः मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्रिका हो जाएगी सरस्वती। अगर 1903 के बाद की बात करता है तो 1903 के बाद महावीर स्वामी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं। तो बच्चों ये आलोचक हैं। तो ये आलोचक हैं, इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं, आलोचना की है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है झूठा सच किस विधा की रचना है। ये देखिए बच्चों लिखा है झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच जो है एक उपन्यास है बच्चों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो ये रेखा चित्र है बच्चों और इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। फिर लिखा है ललित ललाभ। यहाँ पेपर में ललाभ हो गया, ललाभ नहीं होता, ललाम होता है। ठीक है, तो ललित ललाम के रचयिता हैं ये मतिराम जी हैं। मतिराम जी ने ललित ललाम लिखी है। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है। तो साकेत महाकाव्य की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है निम्न में से छायावाद युग का कवि है। तो छायावाद युग के कवि हैं वो हैं आपकी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो छायावादी युग की कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी फेमस हैं और ये छायावादी युग के हैं। छायावादी के 4 स्तंभ होते हैं, जिसे हम एक ट्रिक होती है पंत प्रसाद निराला देवी। ठीक है बच्चों, यानी कि कहते हैं हम देवी पंत प्रसाद निराला। देवी का मतलब है महादेवी वर्मा, पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद, निराला का मतलब होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से इस युग के 4 स्तंभ होते हैं, उसी एक स्तंभ में से हैं सुमित्रानंदन पंत। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो प्रश्न का उत्तर होगा वो सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है महादेव वर्मा की रचना है। तो महादेव वर्मा की रचना निहार उन्हीं की रचना है। संध्या गीत महादेव वर्मा की ही रचना है। दीपशिखा महादेव वर्मा की ही रचना है। तो बच्चों ये तीनों जो विकल्पी हैं आबादा, ये तीनों महादेव वर्मा की रचनाएं हैं। तो इसका मतलब है जो युगांत है ये इनकी रचना नहीं है। युगांत रचना सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक है बच्चों, अगला है आपका पृष्ठ चालू होता है
अगला आपका प्रश्न चालू होता है, कहता है साकेत किस युग की रचना है। तो जो साकेत बच्चों है वो द्विवेदी युग की रचना है। इसको लिखा मैथिली शरण गुप्त जी ने। यह एक द्विवेदी युग की रचना है। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। तो ये कहता है बच्चों, कहता है विपत्ति बटावन बंधु, यानी कि जो विपत्ति कष्टों को बांटता है वो भाई के समान होता है। अब मैं भरोसा किसको करूं, यानी विपत्ति बटावन बांधु, ठीक है, बंधु बाहु बिनु करो भरोसा काको, यानी कि जो विपत्ति को बांटने वाला भाई होता है वो भुजा के समान होता है। अब किस पे मैं भरोसा करूं, इसीलिए यहाँ पे करुण करुण रस होगा, क्योंकि इसका स्थायी भाव शोक होता है करुण रस का, अतः यहाँ पे करुण रस होगा, ना कि रौद्र रस और शांत रस हास्य रस, ये कोई नहीं होंगे, अतः यहाँ पे करुण रस होगा बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, कहता अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में बच्चों अलंकार रूपक अलंकार है। क्यों, क्योंकि जो अंबर है, लिखा है अंबर पनघट में डूबो रही, यानी कि जो अंबर है वो किस में डूब गया है, पनघट में डूब गया है, आकाश। और तारा घट उषा नागरी, और तारा की जो तुलना की गई है वो घट से की गई है, ठीक है, उषा की तुलना नागरी से की गई है, इसीलिए यहाँ पे जो अलंकार होगा वो हमारा रूपक अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट आते हैं, लिखा है सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विषय करुणा ऐन चितई जान की लखन तनु। इस लिखा है इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इन पंक्तियों में बच्चों सोरठा छंद है। ठीक है, यहाँ पे सोरठा छंद है। फिर लिखा उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपदेश में देखो बच्चों यहाँ पे उप शब्द लगा है, तो उप ही उपसर्ग होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्द, ठीक है, जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देश, तो देश किसी भी देश की बात है, जैसे मेरा भारत देश, उसमें अब उपदेश लग गया, तो उपदेश का मतलब होता है देश का ही एक पार्ट, जिसको हम उपदेश कहते हैं। तो उप शब्द लगने से अर्थ बदल गया, इसीलिए इसको उपदेश कहते हैं। और उपदेश का अर्थ होता है किसी को ज्ञान देना, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये उपदेश में उपसर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, अगला कहता है पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी, पंच का मतलब होता है पांच, वट माने होता है वृक्ष, यानी 5 वृक्षों के समूह की बात करता है, तो इसलिए यहाँ पे द्विग समास होगा। द्विग समास किसे कहते हैं, वह समास जो, ठीक है, दो मतलब जैसे समूह की बात करता है, ठीक है, या संख्या की बात करता है, वहाँ पे द्विग समास होता है। फिर लिखा है विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी विनायक और भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं, गणेश, देवता, इंद्र, शिव। तो बच्चों इसमें किसी के ये नहीं हो सकते, यानी गणेश के पर्यायवाची होंगे। विनायक किसको कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। लंबोदर किसको कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। उसी तरीके से भालचंद्र भी उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि चंद्रमा, भालचंद्र का मतलब होता है, भाल माने होता है मस्तक, और चंद्र माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान जिनका मस्तक है। फिर लिखा है बच्चों तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन क्या होगा, तो वो शब्द होगा तस्मय। तस्मय शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। मैं विद्यार्थी हूँ, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है, तो अर्थ के आधार पर मैं विद्यार्थी हूँ, तो ये बच्चों क्या है, एक विधान है, तो इसलिए ये विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। आओ अब चलते हैं, वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा, तो आओ अब चलते हैं का मतलब है बच्चों, जिसे इसको सही करेंगे तो इसका भाववाच्य होगा आओ चलें। जैसे किसी से हम कहते हैं आओ चलें, तो इसका मतलब है आओ अब चल दें। ठीक है, तो आओ अब चलते हैं का अर्थ जो होगा, यानी कि भाववाच्य, वो आओ चलें हो जाएगा। फिर अगला है बच्चों प्रातःकाल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। तो इसमें कहता है जो ताकि शब्द है, ताकि, तो ये क्या है, संबंधवाचक अव्यय है, समुच्चयवाचक समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो बच्चों संबंधवाचक माने होता है रिश्ता बताता है, तो जैसे राम राय शीतल श्याम की बहन है, तो जो शीतल शब्द है वो संबंध बताता है कि बहन शब्द संबंध बताता है कि उनके बीच क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे ऐसी तो कोई बात की नहीं गई है, तो ये नहीं हो सकता बच्चों। फिर कहता है विस्मयादि बोधक व अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं जिसमें कोई विस्मय आश्चर्य की बात होती है, ठीक है, वहाँ पे विस्मयादि बोधक, तो ये नहीं हो सकता। फिर क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें कोई कार्य की बात तो कर नहीं रहा है, ठीक है, कि चलो हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रातःकाल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, यहाँ कार्य नहीं किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बच्चों पूरे 20 विकल्प आपके करवा दिए इस पेपर के। फिर अगला है बच्चों, लिखा है निम्नलिखित गद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे, यानी कि इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको उत्तर लिखना है। इसके लिए आपको गद्यांश पहले पढ़ना पड़ेगा,
अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ये दिया है। तो इस गद्य को हमने पढ़ा। देखो बच्चों, इसमें अथवा नहीं दिया, एक ही दिया है। अब इसके आगे हम आते हैं। तो आगे अब कहता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो ये गद्यांश दिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया और इसके जो लेखक हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया, तो वही लिखा है। संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो गद्यांश का संदर्भ लिखे। फिर लिखा, गद्यांश के रेखांकित अंश के भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का मतलब होता है बच्चों क्या, उसका अर्थ क्या है। तो आप लिखेंगे रेखांकित अंश का भाव, हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश का भाव लिखेंगे। क्या कहता है? कहता है आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। यानी कि जो हमको क्या करे, एक दूसरे में प्रेम भाव बनाए रखे। और ठीक है, लिखा आज हम इसी निर्मल शुद्ध, शुद्ध माने होता है बिल्कुल परिपक्व, और शीतल, शीतल माने होता है ठंडा अर्थात सुख देने वाला। शीतल का मतलब होता है सुख देने वाला। स्वास्थ्य अमृत यानी कि स्वस्थ रखने वाला अमृत की तलाश में है। यानी कि अर्थ ये कहता है कि जो आज हमारी सामाजिक स्थिति है, उस सामाजिक स्थिति में आज हम ठीक है शुद्ध और सुख देने वाले और स्वास्थ्य स्वस्थ रखने वाले अमृत की तलाश में हैं। तो ये हो गया समाज की, ऐसे समाज की हम तलाश में हैं कि वो हमको सुख दे सके, ठीक है, और सुख का अनुभव करा सके और हमें निरोगी रूपी अमृत को दे सके। हम ऐसे समाज की खोज में हैं। फिर लिखा है गद्यांश, लिखा है लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो लेखक के अनुसार ये लिखा हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है अमर तत्व देता है। लिखा है हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि सभी अलग अलग हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनका अमृतत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे है और रखेगा। वो क्या चीज़ है बच्चों? भाईचारा। यानी भाईचारा जो है हमारा आपसी में प्रेम संबंध है, ठीक है। यही क्या है, अगर जो एक नदी में बहते हुए नदी में पानी की तरह ठीक है विद्यमान रहेगा तो वो हमारे भाईचारा और प्रेम को बनाए रखेगा और यही हमारे अस्तित्व को कायम रख सकता है। फिर लिखा है बच्चों निम्नलिखित पद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, पद्यांश पढ़ना है, उत्तर लिखना है, ये नहीं है कि वो पद्यांश ही पूरा लिख दें आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों कहता है पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग दो। यानी पुरते का मतलब होता है अवधपुरी से। ठीक है, निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग दो, यानी कि मतलब वन जाने के लिए अपने दोनों पैर रास्ते में रखे। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धुर। वो यानी झलकी माने होता है छलाकाएँ भर आएँ, भरी माने भर आएँ, भाल माने होता है मस्तक में, कनी माने होता है छोटी छोटी बूंदे, जल माने जल की, यानी आंखों में जल भराया और मस्तक से पसीना छूटने लगा। और पुट सूख गए मधुरा धुर हुए, पुट माने हो होंठ, और उनके जो मधुर माने होता है अरे रसीले कह सकते हो, यानी कि उनके जो मधुर होंठ थे ठीक है वो सूख गए। फिर बूझते हैं चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी हों कितों। यानी अब क्या है, सीता जी पूछ रही हैं श्री रामचंद्र जी से कि अब हमें अभी कितनी दूर चलना है, वह पर्ण कुटी कहाँ है जहाँ पे हम लोग विश्राम करेंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चुए, यानी कि तिय माने उनकी अर्थात सीता जी की। ठीक है, लख आतुरता माने होता है आकुल, मतलब व्याकुलता को, आतुरता का मतलब व्याकुलता को देखकर। पिय माने होता है पिय अर्थात श्री रामचंद्र जी की। अखियाँ माने आँखों में, अति माने अत्यधिक, चारों माने चारों, जल चोय माने जल बहने लगा, यानी उन चारों यानी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की आँखों से आंसू बहने लगे। तो लिखा है प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो पहला तो संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखते हैं बच्चों? प्रस्तुत काव्य पंखुड़ियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ठीक है काव्य के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार, इसमें लेखक नहीं लिखा जाता है,
इसमें रचनाकार, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। प्रसंग में यानी कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी के बीच के वार्तालाप का वर्णन है। व्याख्या में क्या है, व्याख्या लिखेंगे भैया, अभी मैंने बताया भी था, पुरते निकसी रघुवीर वधु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि, ठीक है, अवधपुरी से, ठीक है, निकली रघुवीर वधु यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता जी, धर धीर दये मग में डग दो, अपने धीरज के साथ अपने दोनों पैरों को रख दिया। ठीक है, फिर लिखा है मगर दोएं, फिर लिखा है बच्चों, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धुरो, यानी कि उनके मस्तक पे पसीना आ गया और उनके होंठ सूख गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। फिर बूझत हैं चलनो